हेलो नमस्कार साथियों, मैं नीरज मिश्रा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग जिस टॉपिक पर बात करेंगे वह आप जैसा कि देख पा रहे होंगे आपके मुद्रा एवं बैंकिंग का 9वां लेक्चर है और एक आखिरी लेक्चर है। देखिए, यहाँ पे हम लोग क्रैश कोर्स की बात कर रहे हैं। क्रैश कोर्स में भी हम लोगों ने इतना लंबा पढ़ा है तो जाहिर सी बात है कि बहुत ही शानदार तरीके से पढ़ने का प्रयास किया है बैंकिंग को। ये सारी चीज़ें बैंकिंग से संबंधित हम लोगों ने सीख लिया है, कौन क्या कैसे बैंकों का विघटन कब हुआ, क्या हुआ, कैसे हुआ। तो चलिए आज की शुरुआत हम लोग भारतीय बैंकिंग संरचना से करेंगे। टॉपिक बहुत ही शानदार है और बहुत ही लाजवाब टॉपिक है और एक एक टॉपिक पर हम लोगों ने डिस्कस किया है। सारी चीज़ें मैंने आपको पढ़ा दिया, एटीएम के बारे में पढ़ा दिया, भारत में बैंकों के खातों के बारे में पढ़ा दिया और आज की क्लास में हम लोग कुछ स्पेशल चीज़ें भारतीय बैंकिंग संरचना के बाद हम लोग बात करेंगे। एनपीए क्या होता है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट क्या होता है, लीड बैंक योजना का क्या प्रक्रिया है। तो छोटे छोटे कम शब्दों में सारी चीज़ें हम लोग सीखने का प्रयास कर लेते हैं और आज के इस क्लास के माध्यम में कुछ स्पेशल बैंकों से चीज़ों को हम लोग लेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग आज की इस क्लास के माध्यम से जो बात करेंगे वह बात करेंगे क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के बारे में। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक किसके बारे में बात करेंगे? क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के बारे में बात करेंगे। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, ये क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक क्या होते हैं, इनसे डिस्कस करेंगे आज की क्लास। क्यों आए, इन बैंकों का उद्देश्य क्या है, इनकी स्थापना कब हुई। तो देखिए, जैसा कि आपको नाम से ही विदित है, आप देख पा रहे होंगे क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का मतलब होता है कि ग्रामीण स्तर तक बैंकिंग व्यवस्था को सुलभ बनाने का उद्देश्य। इस बैंक का जो प्रमुख उद्देश्य था वह था ग्रामीण स्तर तक बैंकिंग व्यवस्था को पहुंचाना। किसको? ग्रामीण स्तर तक बैंकिंग व्यवस्था को पहुंचाना। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक लिखिएगा। इसका उद्देश्य इसका उद्देश्य इसका उद्देश्य ग्रामीण स्तर तक इसका उद्देश्य ग्रामीण स्तर तक इसका उद्देश्य ग्रामीण स्तर तक बैंकिंग व्यवस्था ग्रामीण स्तर तक बैंकिंग व्यवस्था को पहुंचाना है। इसका उद्देश्य ग्रामीण स्तर तक बैंकिंग व्यवस्था को बैंकिंग व्यवस्था को पहुंचाना है। अब देखिए दोस्तों, इस बैंक की शुरुआत कब किया गया? इस बैंक की शुरुआत किया गया 2 अक्टूबर 1975 को। इस बैंक की शुरुआत कब किया गया? इस बैंक की शुरुआत इस बैंक की शुरुआत 2 अक्टूबर 1975 को किया गया।
इस बैंक की शुरुआत कब किया गया? 2 अक्टूबर 1975 को। समझ में आया? तो 2 अक्टूबर 1975 को इस बैंक की क्या की गई? शुरुआत की गई। दोस्तों यह जो बैंक है यह किसके नियंत्रण में कार्य करता है और इसमें जो पूंजी का अनुपात है वह कैसे डिसाइड किया गया? तो इस बैंक में जो पूंजी का अनुपात है, बैंक में पूंजी का अनुपात बैंक में पूंजी का अनुपात 50:35:15 है या 50:15:35 है, जो आप समझिए। बैंक में पूंजी का अनुपात में 3 चीजें आएंगी यहां पर। केंद्र सरकार आएगा, फिर राज्य सरकार आएगा, केंद्र सरकार, राज्य सरकार और बैंक। मतलब कौन से बैंक? जो क्या? वे सभी बैंक जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के अंतर्गत अपने आप को आजमाना चाह रहे थे। तो केंद्र सरकार के पूंजी का अनुपात 50%, राज्य सरकार 15% और बैंक 35%। तो 50:15:35 इसमें पूंजी का अनुपात है। वे बैंक जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में आना चाह रहे थे, जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक खोलना चाह रहे थे, उनको कितनी पूंजी देनी थी? 50:15:35। कितनी देनी थी? 50:15:35। समझ में आया? 50:15:35। तो केंद्र सरकार अनुपाते राज्य सरकार अनुपाते प्रदत्त बैंक। समझ पाए ना? तो केंद्र सरकार अनुपाते राज्य सरकार अनुपाते प्रदत्त बैंक में पूंजी का जो अनुपात है वह 50:15:35 है। यह आपको समझ लेना चाहिए। यह आपके लिए इंपॉर्टेंट भी है, उचित भी है। आप इसको अच्छी तरीके से समझिए भी। इतनी चीज आपको समझ में आ गई। 50:50:35। अब देखिएगा, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का उद्देश्य ग्रामीण स्तर तक बैंकिंग व्यवस्था को सुलभ बनाना। दोस्तों 1987 में एक समिति आई थी, केलकर समिति। 1987 में एक समिति का नाम था केलकर समिति। कौन सी समिति? केलकर समिति आई थी। केलकर समिति। और 1987 के केलकर समिति ने नए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के गठन पर रोक लगा दिया। क्या कर दिया गया? नए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का गठन पर रोक। आपके एग्जाम में पूछेगा कि नए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के गठन पर रोक कौन सी समिति ने लगाया था? तो केलकर समिति ने लगाया था। केलकर समिति ने क्या किया? नए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के गठन पर रोक लगा दिया। नए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के गठन पर रोक। बैंकों के गठन पर रोक। समझ में आया? तो नए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के गठन पर रोक किसने लगाया था? केलकर समिति ने लगाया था। अब दोस्तों यह क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक किसके अंतर्गत कार्य करती है? तो यह राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक के अंतर्गत कार्य करती है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक किसके अंतर्गत कार्य करती है? क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक नाबार्ड के अंतर्गत कार्य करती है। नाबार्ड के
नाबार्ड के अंतर्गत कार्य करती है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक किसके अंतर्गत कार्य करती है? तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक नाबार्ड के अंतर्गत कार्य करती है। समझ में आया ना? ठीक, तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक किसके अंतर्गत कार्य करती है? क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक नाबार्ड के अंतर्गत कार्य करती है। किसके अंतर्गत कार्य करती है? नाबार्ड के अंतर्गत कार्य करती है। तो आइए हम लोग थोड़ा सा अब नाबार्ड के बारे में भी बात कर लेते हैं कि नाबार्ड क्या है। नाबार्ड नाबार्ड क्या है? नाबार्ड क्या है? पहली बात तो नाबार्ड को हिंदी में जिसका पूरा नाम है उसको राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक कहते हैं। क्या कहते हैं? राष्ट्रीय कृषि एवं राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड। अब दोस्तों नाबार्ड की स्थापना कब हुई? कौन सी समिति के सिफारिश पर हुई? नाबार्ड का मुख्यालय कहां है? नाबार्ड कौन कौन सी बैंकों के अंतर्गत कार्य करता है? दोस्तों नाबार्ड की जो स्थापना का उद्देश्य था वह कृषि एवं ग्रामीण क्षेत्रों के विकास से संबंधित था। तो लिख सकते हैं नाबार्ड की स्थापना का उद्देश्य, नाबार्ड की स्थापना का उद्देश्य नाबार्ड की स्थापना का उद्देश्य नाबार्ड की स्थापना का उद्देश्य कृषि एवं ग्रामीण क्षेत्रों का विकास करने से है। कृषि एवं नाबार्ड की स्थापना का उद्देश्य कृषि एवं ग्रामीण क्षेत्रों के विकास से है। ठीक है ना? तो नाबार्ड की स्थापना का जो प्रमुख उद्देश्य था वह किस लिए था? कृषि का विकास, कृषि क्षेत्र का विकास। देखिए मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों कि कृषि के क्षेत्र में वर्तमान समय में, कृषि के क्षेत्र में वर्तमान समय में जितने भी ऋण प्रदान किए जाते हैं, जितने भी और व्यवस्थाएं होती हैं, वह सब कौन देखता है? तो वह देखता है भैया
राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक। कौन देखता है? राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक उसको देखने का प्रयास करता है। समझ में आया? राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक देखने को प्रयास करता है। अब आइए देखिए क्या है यह चीजें। अब यहां से चीजें आपको मिलेंगी क्या, अब इसको देखने का प्रयास करना। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक यानी नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 को किया गया। लिखेगा, नाबार्ड की स्थापना नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 को किया गया। नाबार्ड की स्थापना कब किया गया? तो नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 को किया गया। अब दूसरी चीज, नाबार्ड की स्थापना शिवरामन समिति के सिफारिश पर किया गया। नाबार्ड की स्थापना शिवरामन समिति के सिफारिश पर किया गया। नाबार्ड की स्थापना शिवरामन समिति के सिफारिश पर किया गया। तो नाबार्ड की स्थापना कौन सी समिति के सिफारिश पर किया गया? तो नाबार्ड की स्थापना शिवरामन समिति के सिफारिश पर किया गया। कौन सी समिति के सिफारिश पर? शिवरामन समिति के सिफारिश पर किया गया। अब देखिए दोस्तों, नाबार्ड का मुख्यालय कहां स्थित है? तो नाबार्ड का जो मुख्यालय स्थित है वह आपके मुंबई में स्थित है। क्या है? मुंबई में स्थित है। अब देखिएगा वह वर्तमान समय में कौन कौन से कार्य करता है नाबार्ड। अब देखिए नाबार्ड के अंतर्गत या नाबार्ड के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत कौन कौन से बैंक आते हैं, यह आपको पता होना चाहिए कि नाबार्ड के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत कौन कौन से बैंक आते हैं। अगर मैं आप बताना चाहूं तो नाबार्ड के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत, नाबार्ड के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले बैंक, ये प्रश्न खूब पूछा जाता है। नाबार्ड के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत नाबार्ड के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत नाबार्ड के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले बैंक, अब देखिएगा इसके अंतर्गत कौन कौन से बैंक आते हैं। सबसे पहले आपको मिलेगा कॉमर्शियल बैंक, वाणिज्यिक बैंक। वाणिज्यिक बैंक।
ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले कौन से बैंक आएंगे? वाणिज्यिक बैंक आएंगे। उसके बाद दूसरे नंबर पर कौन से बैंक आएंगे? क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक भी इसके अंदर आते हैं। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक भी आएंगे। फिर कौन आएगा? सहकारी बैंक आएंगे। तो वाणिज्यिक बैंक आएंगे, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक आएंगे, और कौन सा बैंक आएगा? सहकारी बैंक आएगा। यह 3 बैंक आते हैं, ठीक है ना। तो ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि नाबार्ड के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत कौन कौन से बैंक आते हैं। तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, वाणिज्यिक बैंक और सहकारी बैंक, यह तीनों बैंक नाबार्ड के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। समझ में आया? तो यह किसके अंतर्गत आते हैं? नाबार्ड के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, ये आप समझ रहे होंगे। अब चलिएगा हम लोग और आगे बढ़ते हैं और अब बात करेंगे हम लोग भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक यानी सिडबी के बारे में बात करेंगे। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक। अब देखिए दोस्तों, सिडबी, इसको बोलते हैं सिडबी। और आपने सिडबी इंग्लिश में, हिंदी में भी लिखा देखा होगा। सिडबी मतलब स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। ये प्रश्न पूछा गया है, फुल फॉर्म इसका तो लिख लीजिएगा, ये आपकी यूपीएसआई के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। स्मॉल इंडस्ट्री स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। दोस्तों, स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया यानी सिडबी की स्थापना कब हुई? तो 2 अप्रैल 1990 को हुई। सिडबी की स्थापना कब हुई? अब हम लोग सिडबी की स्थापना के बारे में बात कर लें। तो सिडबी की स्थापना 2 अप्रैल 1990 को होती है। कब होती है? 2 अप्रैल 1990 को। सिडबी की स्थापना कब होती है? सिडबी की स्थापना 2 अप्रैल 1990 को होती है। अच्छा, सिडबी की स्थापना होती क्यों है? सिडबी की स्थापना का उद्देश्य क्या है और सिडबी की स्थापना क्यों होती है? दोस्तों, सिडबी की स्थापना का उद्देश्य है सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों को आर्थिक सहायता प्रदान करना। क्या? सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों को आर्थिक सहायता प्रदान करना। लिख लीजिएगा, इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य क्या है?
सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों को 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 आर्थिक सहायता या आर्थिक सहायता का मतलब होगा ऋण प्रदान करना। तो सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों को आर्थिक सहायता प्रदान करना इस योजना का या इस बैंक का प्रमुख उद्देश्य था। 2 अप्रैल 1990 को इस बैंक की स्थापना की जाती है और इस बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो लखनऊ में है, इसलिए आपकी यूपीएसआई के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस बैंक का मुख्यालय लखनऊ में है। कौन सी बैंक का मुख्यालय लखनऊ में है? तो सिडबी का मुख्यालय कहां पर है? लखनऊ में है। समझ में आया? सिडबी का मुख्यालय लखनऊ में स्थित है। दोस्तों अब हम लोग बात करेंगे एनपीए के बारे में। आपने सुना होगा एनपीए। एनपीए को बोलते हैं नॉन परफॉर्मिंग एसेट। क्या बोलते हैं? नॉन परफॉर्मिंग एसेट। नॉन परफॉर्मिंग एसेट। अगर आपको याद हो दोस्तों तो मैंने पहली या दूसरी क्लास में बताया था कि एसेट होता क्या है। गैर निष्पादनकारी परिसंपत्ति इसको हिंदी में बोलते हैं। गैर निष्पादनकारी गैर निष्पादनकारी गैर निष्पादनकारी परिसंपत्ति। गैर निष्पादनकारी परिसंपत्ति गैर निष्पादनकारी परिसंपत्ति। दोस्तों आपको मैंने परिसंपत्ति के बारे में बताया था। परिसंपत्ति यानी एसेट होता क्या है? बैंक के द्वारा दिया जाने वाला ऋण। ध्यान दीजिएगा, बैंक के द्वारा दिया जाने वाला ऋण क्या होता है? एसेट यानी परिसंपत्ति होता है। अब अगर नॉन परफॉर्मिंग एसेट की बात कर रहा है तो ऐसा ऋण जो परफॉर्मेंस न कर रहा हो। अच्छा, कैसा ऋण की परफॉर्मेंस न कर रहा हो? यानी परफॉर्मेंस न कर रहा हो, ऐसा ऋण जो परफॉर्म न कर रहा हो तो उसको कौन सा ऋण कहेंगे? दोस्तों बैंक के द्वारा दिया जाने वाला ऐसा ऋण जिस पर वसूली न हो रही हो। बैंक के द्वारा दिया जाने वाला ऐसा ऋण
जिस पर मूलधन और ब्याज दोनों प्राप्त न हो रहे हों उसी को एनपीए कहा जाता है। लिख लो, बैंक के द्वारा बैंक के द्वारा दिया जाने वाला बैंक के द्वारा दिया जाने वाला बैंक के द्वारा दिया जाने वाला ऐसा ऋण बैंक के द्वारा दिया जाने वाला ऐसा ऋण जिस पर मूलधन तथा ब्याज दोनों की अदायगी न हो रही हो। बैंक के द्वारा दिया जाने वाला ऐसा ऋण जिस पर मूलधन तथा ब्याज दोनों की अदायगी न हो रही हो। मूलधन तथा ब्याज दोनों की अदायगी न हो रही हो बैंक के द्वारा दिया जाने वाला ऐसा ऋण जिस पर मूलधन तथा ब्याज दोनों की अदायगी न हो रही हो तो बैंक के द्वारा दिया जाने वाला ऐसा ऋण जिस पर मूलधन तथा ब्याज दोनों की अदायगी न हो रही हो तो उसे गैर निष्पादनकारी परिसंपत्ति या एनपीए तो उसे गैर निष्पादनकारी परिसंपत्ति कहते हैं। तो उसे गैर निष्पादनकारी परिसंपत्ति कहते हैं। क्या कहते हैं? गैर निष्पादनकारी परिसंपत्ति। देखिए, कहने का मतलब होता है दोस्तों कि आप ने क्या किया, बैंक से ऋण लिया, बैंक से ऋण लेने के बाद आप वापस बैंक में कभी गए ही नहीं। आपने क्या किया, बैंक से ऋण लिया, बैंक से ऋण लेने के बाद आप वापस बैंक में कभी गए ही नहीं। तब समस्या आ जाएगी। समस्या क्या आएगी कि आप का वो पैसा एनपीए की कैटेगरी में जाएगा। बैंक का वह पैसा बैंक के किसी काम का नहीं है। बैंक का वह पैसा बैंक के किसी काम का नहीं है। बैंक का वह पैसा बैंक के किसी काम का नहीं है। तो नॉन परफॉर्मिंग एसेट मतलब उसी को बोलेंगे। अब देखिएगा, यहां से कुछ चीजें हैं आपको जो समझना होगा कि बैंक, अब देखिएगा दोस्तों, वर्तमान समय में यह भारतीय बैंक की सबसे बड़ी समस्या है। वर्तमान समय में यह
भारतीय बैंक की सबसे बड़ी समस्या है। वर्तमान समय में यह भारतीय बैंक की सबसे बड़ी समस्या है। ठीक है ना। तो जो आपकी एनपीए है वह भारतीय बैंक की वर्तमान समय की सबसे बड़ी समस्या है। अब देखिएगा दोस्तों, अगला क्या है आपका। अगला मैं बताऊंगा आपको बेसल मानक क्या है। बेसल मानक यह बैंकिंग से संबंधित है। बेसल मानक बेसल मानक क्या है। तो दोस्तों बेसल एक स्विट्जरलैंड का स्थान है। बेसल स्विट्जरलैंड का स्थान है। बेसल बेसल स्विट्जरलैंड का एक स्थान है। बेसल स्विट्जरलैंड का एक स्थान है जो बैंकिंग फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट का मुख्यालय है। जो बैंकिंग फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट का मुख्यालय है। बेसल स्विट्जरलैंड का एक स्थान है जो बैंकिंग फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट का मुख्यालय है। बेसल स्विट्जरलैंड का एक स्थान है जो बैंकिंग फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट का मुख्यालय है। यहां हर साल बैंकिंग समस्याओं के समाधान हेतु बैठक आयोजित की जाती है। यहां हर साल बैंकिंग समस्याओं के समाधान हेतु बैंकिंग समस्याओं के समाधान हेतु हर साल बैंकिंग समस्याओं के समाधान हेतु बैठक आयोजित की जाती है। बैठक
आयोजित की जाती है। बैठक आयोजित की जाती है। यहां हर साल बैंकिंग समस्याओं के समाधान हेतु बैठक आयोजित की जाती है। क्या होती है? बैठक आयोजित की जाती है तथा समस्याओं के समाधान पर समस्याओं का निदान हल किया जाता है तथा समस्याओं का निदान होता है तथा समस्याओं का निदान होता है। यहां हर साल बैंकिंग समस्याओं के समाधान हेतु बैठक आयोजित की जाती है तथा समस्याओं का निदान होता है। भारत ने अब तक 3 बेसल मानक को लागू किया है। भारत ने अब तक तीन बेसल मानक को लागू किया है। भारत ने अब तक 3 बेसल मानक को लागू किया है। भारत ने अब तक 3 बेसल मानक को लागू किया है। लिख लेना। बेसल मानक 1999। यह सब किससे संबंधित है? बैंकिंग समस्याओं से संबंधित है। बेसल मानक 1999। बेसल मानक 2009। बेसल मानक 2009। बेसल मानक 2012। बेसल मानक 2012। बेसल मानक 2012। ये 3 बेसल मानक भारत देश ने लागू किया। अब देखिएगा आपका अगला जो टॉपिक है वह है दोस्तों विमुद्रीकरण। क्या है? विमुद्रीकरण। विमुद्रीकरण आखिर होता क्या है? क्या होता है विमुद्रीकरण? वर्तमान में चलन में रही मुद्रा को चलन से बाहर करके, ध्यान दीजिएगा, वर्तमान में चलन में रही मुद्रा को चलन से बाहर करना क्या कहलाता है? विमुद्रीकरण कहलाता है। तो विमुद्रीकरण का मतलब वर्तमान में चलन में रही मुद्रा को चलन से बाहर करना। डिमोनेटाइजेशन, जिसको आप लोग अपने भाषा में नोटबंदी कहते हैं।
विमुद्रीकरण लिख लीजिएगा। वर्तमान में चलन में रही मुद्रा को, वर्तमान में चलन में रही मुद्रा को, चलन से बाहर करना, वर्तमान में चलन में रही मुद्रा को चलन से बाहर करना तथा उसके स्थान पर नई मुद्रा का प्रचलन करना, उसके स्थान पर नई मुद्रा का प्रचलन करना, वर्तमान में चलन में रही मुद्रा को चलन से बाहर करना तथा उसके स्थान पर नई मुद्रा का प्रचलन करना विमुद्रीकरण कहलाता है। विमुद्रीकरण कहलाता है। वर्तमान में चलन में रही मुद्रा को चलन से बाहर करना तथा उसके स्थान पर नई मुद्रा का प्रचलन करना क्या कहलाता है? विमुद्रीकरण कहलाता है। तो भारत देश में पहली बार विमुद्रीकरण कब हुआ था? 1948 में हुआ था। भारत में पहली बार विमुद्रीकरण, भारत में पहली बार विमुद्रीकरण, भारत में पहली बार विमुद्रीकरण 1948 में हुआ था। ठीक है, तो पहली बार विमुद्रीकरण कब हुआ था? 1948 में हुआ था। सॉरी, 1948 में, 1946 में, माफ करना। कब हुआ था? 1946 में हुआ था। उसके बाद कब हुआ? 1978 में हुआ। 1978 में जनता पार्टी की सरकार ने, 1978 में जनता पार्टी की सरकार ने क्या किया था? डिमोनेटाइज किया था, बड़ी नोटों को बंद करने का फैसला लिया था। फिर उसके बाद यही काम 2016 में भी हुआ। यही काम कब हुआ? 2016 में भी हुआ। और 2016 में क्या हुआ आपको पता होगा। आपके 1000 रुपए के नोट और 500 रुपए के नोट क्या किए गए? समाप्त कर दिए गए। उसके स्थान पर फिर 500 की नई नोट आई और फिर और नोटें समाप्त हो गई। ठीक है दोस्तों, तो आपका जो बैंकिंग से संबंधित टॉपिक था वह कंप्लीट हो चुका है। हम लोग अगले टॉपिक पर बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, अपनी पढ़ाई को अच्छी तरीके से करते रहिएगा। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद।